साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार आज अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट का नारा दिया है, बचत, राहत और बढ़त। बजट से पहले जगह जगह होर्डिंग लगाकर सरकार का प्रचार भी किया जा रहा है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस इस चुनावी बजट से दोबारा सत्ता हासिल करने में उसे मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आखिरी बजट पे दस्तखत करते हुए सबकी निगाहें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चुनावी बजट पे टिकी हुई हैं। जगह जगह इसके होर्डिंग भी लग चुके हैं। बचत, राहत और बढ़त, पूरा कंसेप्ट जो है बजट का उन्होंने जनता के सामने खोल कर रख दिया और जनता एक मुक्त भाव से अपने अपेक्षाओं को पूरा होने की उम्मीद अशोक गहलोत जी से लगाई हुई है। सरकार ने सर्कुलर भी जारी किया है कि सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में प्रचार्य बजट को लाइव दिखाएंगे। युवा वोट बैंक इस साल के चुनाव में अहम रहेगा और ये उसे साधने की कोशिश है। दूसरी ओर घरेलू सिलेंडर पर रियायत, स्वास्थ्य के लिए चिरंजीवी बीमा योजना, बुजुर्ग और विधवा पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे समाज कल्याण योजनाओं पे सरकार जोर दे रही है। कांग्रेस की फितरत रही है कि जनमत को भ्रमित करो और सत्ता हासिल करो, लेकिन प्रदेश की जनता जान चुकी है अब वो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भ्रमित होने वाली नहीं है। मुखिया जी ने तो चुनाव से पहले भी बड़े बड़े वादे किए। मुखिया जी ने फिर 4 बजट विधानसभा के अंदर पेश किए और अब अंतिम बजट के अंदर मुखिया जी कह रहे हैं कि बचत, राहत और बढ़त, इस तरीके का बजट हम पेश करेंगे। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनावी बजट रहेगा और जगह जगह शहर और प्रदेश में इस तरह के होर्डिंग्स लग चुके हैं। गहलोत सरकार चाहती है कि अपनी समाज कल्याण योजनाओं के बलबूते पर वो 2023 में रिपीट कर पाए। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इधर मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताने पर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। वरिष्ठ पार्टी नेता अरुण यादव और अजय सिंह ने कहा कि चुनाव जीतने पर ये चुने हुए विधायक मुख्यमंत्री को चुनते हैं। वहीं बीजेपी पूरे मामले पर चुटकी ले रही है। शिवराज सिंह ने कहा कि अब ये तो कमलनाथ जी की सोच है कि वो स्वयंभू मुख्यमंत्री हो रहे हैं। वहीं कमलनाथ का कहना है कि वो किसी पद के आकांक्षी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं को पोस्टर लगाने से नहीं रोक सकते। नए साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पोस्टरों में पहले कमलनाथ भावी मुख्यमंत्री बने, अब सोशल मीडिया में अवश्य संभावी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन चुनावी साल में कांग्रेस में अब इन नारों को लेकर विवाद छिड़ गया है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने साफ कहा है कि ये फैसला दिल्ली से होता है। वहीं पूर्व मंत्री अजय सिंह ने भी यही बात दोहराई। मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं। कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, सर्वमान्य अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम सब उनके नेतृत्व में काम करते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये चुनाव के बाद तय होगा। नंबर्स आएंगे, विधानसभा मेंबर्स की मीटिंग होती है, एक सिस्टम है, विधायक दल का मीटिंग होती है, उसमें चयन होता है। हाईकमान जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, वरिष्ठ नेता और हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो राय मशवरा करेंगे। जो मैंडेट मिलेगा वो मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री चयन करने की प्रक्रिया दिल्ली से होती है, मध्य प्रदेश से तो नहीं होती। ये तो कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। अब कोई अपने आप को इस तरह से कहता भी नहीं है कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूं। मैं तो यही कह सकता हूं अपने लिए कि मैं भावी विधायक बनना चाहता हूं, बाकी और कुछ नहीं। कमलनाथ का कहना है उन्हें किसी पद की चाहत नहीं है। कोई धारा लगाए मैं रोक नहीं सकता, पर मैं कोई पद के खोट पे नहीं हूँ। मैंने ये खुद कहा है, मैं मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखता हूँ, वो केवल पद से नहीं होता। इस बयानबाजी से बीजेपी को तंज करने का मौका मिला है। कोई लिख रहा है भाभी, कोई कह रहा है कि नहीं तय नहीं है। अब ये घमासान कांग्रेस में हो रहा है तो कांग्रेस तय करे उन्हें क्या करना है। लेकिन जिन्हें सब कुछ मिल गया वो और कुछ पाने की लालसा में अभी भी झूठे वादे कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस में कुछ दिनों पहले 50 उपाध्यक्ष 3 गुने महासचिवों की भारी भरकम पदाधिकारियों वाली लिस्ट आई थी, लेकिन इसके बाद इंदौर समेत कुछ और शहरों में हंगामा हुआ। पदाधिकारियों की नियुक्ति को होल्ड कर दिया गया। पार्टी में तनातनी को इस लिस्ट से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कमलनाथ नहीं तो कौन, ये सवाल मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा है। ये सही है कि चुनाव सिर्फ मैदान में ही नहीं, दिमाग से भी लड़े जाते हैं। ऐसे में पोस्टर, सोशल मीडिया की रणनीति सही लगती है, लेकिन जब इसको लेकर पार्टी में ही बवाल खड़ा हो जाए तो विपक्ष को कहने का मौका तो मिल ही जाता है, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही है। खासकर वंदे भारत एक्सप्रेस रेल की रफ्तार और सुख सुविधा में मील का पत्थर साबित हो रही है। देश में अब तक 8 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई CST से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, एक मुंबई से शिरडी और एक मुंबई से शोलापुर। भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही है और उसका उदाहरण है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को मुंबई में हैं और 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के CST से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। एक यहाँ मुंबई CST से शिरडी जाएगी और दूसरी मुंबई CST से सोलापुर जाएगी। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, यानी कि इसमें इंजन नहीं होता। ये जो हम देख रहे हैं, ये जो अगला हिस्सा है, ये ड्राइवर कैब है। यहाँ पर लोको पायलट बैठकर ट्रेन को चलाते हैं, संचालित करते हैं और पूरा कंट्रोल ट्रेन का यहीं से होता है, हम देखते हैं। और यहाँ तक कि जो CCTV लगी है पूरे ट्रेन में, उसको भी यहीं से वो मॉनिटर करते हैं। और इस ट्रेन की खासियत है कि ये पहली ट्रेन होगी जो कि मुंबई से नासिक जाते हुए या फिर मुंबई से पुणे सोलापुर जाते हुए जो घाट सेक्शन पड़ता है, जहां पर कि हमेशा जब कोई भी ट्रेन जाती है तो उसको बैंकर इंजन लगाना पड़ता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ही अपनी स्पीड से उस घाट सेक्शन को चढ़ जाएगी, जो कि सबसे बड़ी खासियत है इस वंदे भारत ट्रेन की। हमारे साथ में है मध्य रेलवे के GM नरेश लालवानी जी। सर, एक बड़ी सौगात मिल रही है मुंबई वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को। ये दोनों ट्रेनें किस तरह से इतिहास रचेंगी मध्य रेलवे के में? देखिए, अगर आप इतिहास की बात करें तो भारतीय रेलवे का इतिहास इसी स्टेशन से रचा गया था 1853 में, जब पहली ट्रेन चली थी सुपाद्वीप की। और अब जो है मुंबई से ये वंदे भारत चल रही है, जो इस तरह की मुंबई से चलने वाली पहली ट्रेन है। तो इस तरह का इतिहास है। दूसरा आप बात करें तो घाट सेक्शन में बिना बैंकर की ट्रेनें चलती नहीं थी। ये ट्रेन का ट्रैक्शन मोटर्स काफी पावरफुल हैं, तो बिना बैंकर के घाट पे बिना इंजन बदले ये सीधी जाएगी। मुंबई शिरडी और मुंबई सोलापुर, ये 2 रूट ही क्यों चयन किया गया? देखिए, ये तो रूट्स तो बहुत सारे आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है VT। आप देखें, उससे आप रिलेट करें, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, शिवलिंग है हमारा। आगे जाएंगे तो शिरडी साईं बाबा का धाम है, तो ये रिलीजियस प्लेसेस कनेक्ट कर रही है। शोलापुर आप जाएंगे, तुलजापुर भवानी का मंदिर है, सिद्धेश्वर मंदिर है, पंढरपुर है। तो इन सब चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं, उस हिसाब से इसको प्लान किया गया है। सबसे बड़ी और अनोखी खासियत है कि पहले की जो हमारी रेलगाड़ियाँ होती हैं, ट्रेन होती हैं, उसमें अगर इमरजेंसी में आपातकाल में चैन खींचना होता है, लेकिन इसमें ये आप दबा देंगे, पुश टू टॉक, यानी इसको दबाएंगे तो हम जो लोको पायलट है उनसे बात कर सकते हैं, क्या परेशानी है उन्हें बता सकते हैं। 2 डिब्बों का जोड़ अक्सर हम जब दूसरी मेल गाड़ियों में देखते हैं तो वो इस तरह से समतल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल समतल है। और इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इसमें कम से कम जर्क लगता है, यानी कि झटके बहुत कम लगते हैं, इसीलिए आप आराम से इसमें बैठकर सफर कर सकते हैं। वंदे भारत मतलब आत्मनिर्भरता की तरफ भारत का बढ़ता कदम, तेज रफ्तार और आरामदायक सफर का अद्भुत संगम। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया। उत्तराखंड के देहरादून में गुरुवार को हजारों बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर गए और विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित युवाओं ने रोड पर, सड़कों पर नारे लगाए। उन्होंने कहा कि एक पेपर देते हैं तो वो लीक हो जाता है, फिर दूसरी पेपर की तैयारी करते हैं और वो भी लीक हो जाता है।
युवा एकता मंच लगातार युवाओं की मांगे उठाता है। 14 सितंबर को हमने सरकार को आगाह किया था महाआक्रोश रैली के माध्यम से कि आप जो है प्रदेश की भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करवाइए, मगर बड़ा दुख का विषय है, ना धामी सरकार जागी, ना प्रदेश के युवाओं के लिए कोई कार्य किया गया। उसके बाद हमने सरकार को चिताया था कि आप जाग जाइए, नहीं तो गोलजू दरबार में अर्जी लगाएंगे। जब पूरा सिस्टम फेल हो गया तो परसों 31 तारीख को हम गोलजू दरबार में न्याय की अर्जी लगा के आए हैं। हे गोलजू महाराज, जब सरकार सो चुकी है, जब पुलिस अत्याचार पे आ चुकी है, तो हे गोलजू महाराज अब आप ही न्याय कीजिए। उत्तराखंड जो सरकार ने यहाँ पर धांधली की है, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने, इसमें सीबीआई जांच हो। लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, इससे हमारा काफी मनोबल गिर रहा है। हमारा पहाड़ का युवा यहाँ पर आता है, तैयारी करने आता है, उसके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल है। वो रहेगा खाएगा कहाँ से? और पेपर सरकार हर महीने में पेपर लीक हो रहे हैं। हर पेपर ऐसा पेपर नहीं है जो हम दोबारा नहीं दे रहे हैं और सरकार उसमें धांधली नहीं कर रही है। सर, जो घोटाले हो रहे हैं इसकी सीबीआई जांच हो, सीबीआई मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आज तक हम घर पे चुप बैठे, इसलिए कि हमने सोचा एक पेपर लीक हो गया, चलो दूसरे में धांधली नहीं होगी, दूसरा अच्छे से रिजल्ट आएगा। लेकिन कल रात जो घटना हुई, हम लगातार तैयारी में बैठे थे, घर से बाहर नहीं निकलते। उसके बाद भी जब लाठी चार्ज होता है, महिलाएं जो हमारे ईद की वहाँ पे बैठ के लाठियां खा रही है, उनको देख के हम क्या तैयारी करें? हम तैयारी करेंगे, कल के दिन हमें भी लाठियां मिलेंगी, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए, वैसे तो राज्य में किसी भी प्रकार का किसी भी चीज का जो है कोई आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो या किसी आक्रोश के रूप में परिवर्तित हो, कोई सरकार नहीं चाहती। धामी जी तो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं घटित हो। उनकी हर ये कोशिश है कि युवाओं को उचित जगह मिले, युवाओं को उचित अवसर मिले। लेकिन जो भी घटना घटित हुई, जो आप बता रहे हैं, वैसे मेरे संज्ञान में नहीं आ पाया है, लेकिन बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, वो जांच का विषय है। लेकिन होना जो है वो निश्चित रूप से सबको दुख पहुंचाता है। महाराष्ट्र एटीएस ने देश में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को लेकर बड़ा दावा किया है। एटीएस के मुताबिक पीएफआई भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश में जुटा था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई अपनी संदिग्ध गतिविधियों के कारण शुरू से भारतीय एजेंसियों के रडार पर था और अब महाराष्ट्र एटीएस ने दावा किया है कि वो 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा था। एटीएस की चार्जशीट के मुताबिक गिरफ्तार पीएफआई पदाधिकारी मजहर मंसूर खान के मोबाइल फोन से पीडीएफ फॉर्मेट में एक 7 पन्ने की बुकलेट मिली है, जिसके पहले पन्ने पर अंग्रेजी में लिखा है इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। एटीएस के मुताबिक ये बुकलेट भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत को एक इस्लामी राष्ट्र बनाने के मसौदे और ढांचे के बारे में बताती है। कश्मीर और लक्षद्वीप में रहने वाले मुसलमानों को इस साजिश में शामिल करने की बात भी है, क्योंकि इन जगहों की 8 जिलों में 70% मुस्लिम आबादी है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बुकलेट में 4 चरण का कार्यक्रम बनाया गया था, जिसमें देश के मुस्लिम युवकों में यह भावना भरना कि वो मुस्लिम हैं, भारतीय नहीं, इसलिए सभी मुस्लिमों को पीएफआई से जोड़ना, मुसलमानों पर देश में अत्याचार होने की बात कह उनमें आरएसएस और सवर्ण हिंदुओं के प्रति नफरत भर समाज में अशांति पैदा करना, कैडर के लोगों को पुलिस और न्यायपालिका का हिस्सा बनाना, एससी, एसटी और खानाबदोश आदिवासियों को अपने साथ जोड़ सत्ता पर कब्जा करना और फिर शरिया कानून लागू कर इस्लामी देश बनाना। पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों के चलते भारत सरकार ने पिछले साल सितंबर में पीएफआई पर पाबंदी लगाई थी और महाराष्ट्र में गिरफ्तार 21 में से 5 को एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जिनकी जांच में कई हैरान कर देने वाली बातें सामने आई है। एटीएस की माने तो गिरफ्तार आरोपियों ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए ट्रेनिंग भी ली थी और विदेशों से हथियार और गोला बारूद मंगाने की योजना पर भी काम कर रहे थे। लेकिन एक पहलू यह भी है कि जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठता रहा है, इसलिए एटीएस के इस दावे की कानून की कसौटी पर खड़ा उतरना एक बड़ी चुनौती है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाटी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।